नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में फरवरी में ऑपरेशन लोटस चला और जुलाई तक पहुंचते-पहुंचते औंधे मुँह पूरी तरह गिर गया। इसी बीच में भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, पूरी तरह एक्सपोज़ हो गया क्योंकि उन्होंने बिना अपने लीडर्स की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की राय लिए बिना 9 लोगों की एंट्री करवा दी और 9 लोगों में से 6 लोग हार चुके हैं। अभी भी 3 उपचुनाव हुए, निर्दलीयों से इस्तीफे दिलाए उन्होंने, 2 निर्दलीय भारी मतों से हारे हैं और 1 निर्दलीय चंद मतों से जीत गया है। तो भाजपा ने एक बड़ी फ़जीहत प्रदेश के अंदर कराई है और नतीजों के तुरंत बाद रिएक्शन जो भाजपा कार्यकर्ताओं का और भाजपा से जुड़े हुए लोगों का और पदाधिकारियों का देखने को मिला है। कुछ ने तो खुलेआम स्टेटमेंट मीडिया में दे दी कि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये फेल हुए हैं पूरी तरह से। लोकसभा की बयार भी थी, मोदी जी का एक नाम था, चेहरा था, उस दौरान भी 6 में से 4 चुनाव ये हारे और इन सीटों पे भी लोकसभा में तीनों सीटों पे अच्छे मार्जिन थे भाजपा के, लेकिन बड़े मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशी हार गए। भाजपा के कार्यकर्ता ने कहीं भी साथ नहीं दिया, ये इस दल बदलू राजनीति को और अपने शीर्ष नेतृत्व का जो कहीं न कहीं सीधी एंट्री थी, दिल्ली के फैसलों को वर्कर ने पूरी तरह से नकार दिया और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा पे भी उँगलियाँ उठा रहे हैं कुछ वर्कर कि ये ऐसे फैसले क्यों थोपे गए, पूरी पार्टी के अंदर क्यों एकदम से भूचाल ला दिया गया। और नतीजे ऐसे रहे कि वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो फरवरी से पहले पार्टी के अंदर एक भीतरघात से जूझ रहे थे, अंदर एक हलचल चल रही थी कि नहीं कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो विस्फोट भाजपा ने जल्दी कर दिया और अब वो सुक्खू और मजबूत हो गए। कहीं न कहीं वो फिर से 34 से 40 पे पहुँच गए और अपनी पार्टी के अंदर भी उनको कोई फिलहाल कोई ऐसा थ्रेट नहीं रहा क्योंकि सारे मंत्रिमंडल के सदस्य हों चाहे विधायक हों, दूसरे खेमे के, वीरभद्र खेमे के हों, सबने सरेंडर कर दिया है। ऐसा देखा गया है अभी तक। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भाजपा में जो संगठन में फेरबदल होंगे उसमें जयराम ठाकुर जी की और डॉक्टर राजीव बिंदल जी की कोई जवाबदेही तय होगी? क्योंकि बड़ी चर्चाएँ उठ रही हैं कि कुछ ना कुछ होगा, भाजपा ने पंगा ले लिया है और अब उस संगठन के अंदर कई चीज़ें होंगी। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। संजय शर्मा जी है, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो उदयवीर जी एक बड़ा एक टाइम बॉम्ब जैसा लग गया है भाजपा के अंदर, उसका टाइम फिक्स है, पता नहीं कब फटेगा वो। ये ऐसा कहा जा रहा है और सोशल मीडिया भर गया है। जिस दिन से उपचुनाव पहले वाले हारे, अब ये फिर से हार दिए और वहीं न वहीं इन 2 नेताओं की तो साफ जवाबदेही और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लपेट रहे हैं लोग। तो आने वाले वक़्त में क्या होगा भाजपा के अंदर? क्योंकि वर्कर निराश था, वर्कर ने साथ ही नहीं दिया कहीं न कहीं। मार्जिन देखिए 9-9 हज़ार, 9500 मार्जिन है। जी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने क्योंकि पहली बार हुआ कि नेताओं की गलती की वजह से कैडर बिफरा और ये भी तय मानिए कि जिस तरह से बीजेपी अपने कैडर का खुद अपने मुंह से बखान करती है, अपनी लीडरशिप का खुद सारी चीजें कहती है, वही लीडरशिप कहीं ना कहीं फेल हो गई। और ये भी सच है, अगर बीजेपी सच कहती है कि हमारे अंदर एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, तो उसके तहत जो भी हुआ तो ये भी एक पक्की बात है कि ये जितना भी रद्दो-बदल, फेर-बदल जितने भी गलत फैसले हुए, उसके लिए हिमाचल की जो भाजपा है, उसे शायद मजबूरन वो फैसले लेने पड़े क्योंकि अभी जो ताजा बवाल उठा है, उसमें सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निशाने पर है, बकाया कोई नहीं है। बकाया जो नाम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जिन्होंने नड्डा के फैसले को एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन का दी और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी रज़ामंदी दिखाई कि ये आपने जो भी फैसले लिए, चाहे वो 6 कांग्रेस के लोग थे, 3 बागी आज़ाद उम्मीदवार थे, तो तमाम जो नज़ला है अब इन्हीं लोगों पर गिरना है और शायद यही वजह है कि जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल को जो कैडर है भाजपा का अब वही निशाने पर लेने शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पर भाजपा की जो जी। आंतरिक राजनीति है वो भी बहुत बड़ी एक तरह से घातक होती हुई नज़र आ रही है। भाजपा का जो एक धड़ा है,
वो अनुराग ठाकुर को और प्रोफेसर धूमल, मैं तो यही कहूँगा धूमल एंड फैमिली को एक तरह से टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी कायदे से देखा जाए और एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो धूमल फैमिली या फिर आज के दौर में अनुराग ठाकुर की एक्सेप्टेबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब यही कारण है कि भाजपा का जो आम कार्यकर्ता है वो सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस को लंबा डालना है, उनकी ऐसी की तैसी करनी है और अगले 20 साल के लिए कम से कम सरकार सिक्योर करनी है तो अनुराग ठाकुर को फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। अब वही चीज आ गई डॉक्टर साहब, ये इंटरलिंक्ड हो रही हैं सारी चीजें कि कायदे से जयराम ठाकुर और डॉक्टर बिंदल इन 2 के नाम आ रहे हैं और हकीकत कुछ और भी है इसके अंदर। जी। क्योंकि वो दोनों तो ऊपर से ऑपरेट कर रहे थे, मान लेते हैं कि उन्होंने टॉप लेवल पे वो कर रहे थे, लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है भाजपा की, वो भी अति महत्वाकांक्षी हो चुकी है आज की डेट में। और ये जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, ये 12 के 12 जिलों में से कम 8-9 जिलों में ये लोग बहुत एक्टिव हैं, जो ये देख रहे हैं कि अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और बिंदल जैसे जो चेहरे हैं, इनकी लड़ाई में से अपने लिए रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब आलम ये हो चुका है कि भाजपा खुद एक भी रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा है कायदे से देखा जाए। अब 18-19 को ऊना में इनकी बैठक है, वहां पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। जिस तरह से यूपी की बैठक में गए थे उसी तरह से अब वो हिमाचल की बैठक में भी 18-19 को आ रहे हैं। तो यहां से साफ इशारा मिल रहा है कि अब जिस संगठन के लिए, जिस अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती थी, उसी संगठन और उसी अनुशासन की जो धज्जियां हैं, वो भाजपा के आला नेताओं ने उड़ाई हैं और अब उसका जो खामियाजा है, वो अब शरेआम जो है वो हर एंगल पे देखने को मिल रहा है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो सीनियर लीडरशिप है, उसमें जो बागी हो चुके हैं या बागी होने के कगार पे हैं, 18-19 के बाद ये माहौल और गरमाएगा, ये ठंडा नहीं होगा। डॉक्टर साहब। जी, लेकिन उदयवीर जी, भाजपा बैठकें तो करती है, लेकिन भाजपा में एक नया चलन शुरू हो गया पिछले कुछ सालों से। पहले भाजपा में जो भी पदाधिकारी आते थे, खुलकर बोलते थे, लेकिन अब पहले से, क्योंकि नड्डा जी जब से अध्यक्ष बने हैं, पहले तय हो जाता है कि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, नाप के बोलेगा, तोल के बोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो कहीं न कहीं पदाधिकारी और पार्टी के लोग अपनी बात नहीं कह पाते। सारी सफलताएँ ज़्यादा गिनाई जाती हैं और जो असफलताएँ हैं, उन पे कोई भी फ़ोकस नहीं किया जाता है। क्या 18-19 की बैठक में भी यही होगा, जो चलन बिल्कुल, चला है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब माहौल ऐसा बन चुका है कि अब देखिए डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि आप एक ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं, फिर या तो आप वहाँ पर टिक कर बैठिए या फिर आपके पास नीचे आने के लिए रास्ता होता है, ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। तो अब हालात वही बन चुके हैं। दिसंबर तक नड्डा की विदाई तय मानिए आपकी वहाँ से होगी। जी, और जी। जिस तरह से बीते लोकसभा चुनावों में भाजपा की गत पिटी है या भद्द पिटी है और गत जो थी वो दुर्गति में तब्दील हुई है, तो अब कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि नड्डा साहब ने कई तरह के खतरे मोल ले लिए हैं। एकमात्र नड्डा ऐसे नेता थे जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ कहा कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना आरएसएस का कब्ज़ा भाजपा पर है, उतना शायद ही किसी और नेता का हो। कि मतलब एक संगठन वाइज़ अगर उस तरीके से देखा जाए तो। तो जब इन परिस्थितियों में आप बोलने पे रोक है, टोकने पे रोक है, भाजपा की अगर आप अति सक्रियता जिसको कह सकते हैं, तो इतनी अति हो चुकी थी पिछले 5-7 सालों में कि भाजपा का जो कार्यकर्ता था, वो शरेआम ये कह रहा था कि भैया हमें चैन से बैठने नहीं दिया जाता है, कभी एक प्रकोष्ठ, कभी दूसरा प्रकोष्ठ, कभी ये बैठक, कभी वो बैठक। तो भाजपा ने अपने कैडर को इतना थका दिया था इस दौरान कि अब उसकी वो पस्त होकर गिर गया है और पस्त होकर जो कैडर है, उसके गिरने की वजह खुद हिमाचल भाजपा के वो नेता हैं जो हिमाचल को लीड कर रहे हैं और खुद कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हमें तो उन हिमाचलियों ने मारा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल से नेतृत्व कर रहे हैं। और सीधे-सीधे इस पे सोशल मीडिया पे नाम जेपी नड्डा का आ रहा है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि अनुराग ठाकुर का नाम क्यों नहीं आ रहा? किसी और नेता का नाम क्यों नहीं आ रहा? मैं तभी बोल रहा हूँ सर कि इन बड़े लोगों की लड़ाई में एक तीसरा जो गुट है या जो तीसरे महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो बीच में से रास्ता जो है उसको तलाश करने पर उतारू हो तलाशेंगे। चुके हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए, अनुराग ठाकुर जी को घेरने की ही एक कोशिश थी कि मीरपुर पार्लियामेंट पार्लियामेंट की 6 सीटों को, 17 में से 6 सीटें बहुत बड़ा नंबर होता है, जी, वहीं के बागी पिक एंड चूज़ किए गए, ठीक है?
सफल नहीं हो पाए, लेकिन सुजानपुर हार जाते हैं तो अनुराग ठाकुर जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान जो है वो नहीं मिल पाता है। फिर ड्यूटियां लगाई जाती हैं, चुनाव के बीच में एक नोटिफिकेशन निकलता है उदयवीर जी, हमीरपुर का दायित्व पूर्णतः ओवरऑल दे दिया जाता है अनुराग ठाकुर जी को, देहरा का डॉक्टर राजीव बिंदल जी को और नालागढ़ का जयराम ठाकुर जी को। जयराम अनुराग जैसे तैसे सफल हो जाते हैं, वो एक सीट वही जीती है, बाकी 2 हार गए हैं। हैरान तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं अब कोई अनुराग जी का रास्ता निकलेगा, कोई उनकी ताजपोशी हो जाएगी और फिर जो धूमल खेमा है फिर से दोबारा खड़ा हो जाएगा, धूमल एंड फैमिली देख खेमा कह सकते देखिए, हैं आप क्या? डॉक्टर साहब, अगर भाजपा की नब्ज पर हाथ रखा जाए तो ये आज की डेट में भी ये शोर जो मचा था कि अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसलिए जगह नहीं मिली कि उन्होंने राजेंद्र राणा की मदद नहीं की। तो अब सवाल यही उठ के खड़ा हो जाता है कि एक तरफ इनको मदद भी चाहिए, अगर मान लीजिए मदद नहीं की, एक तरफ इनको भाजपा को मदद भी चाहिए धूमल फैमिली की, दूसरी तरफ ये भी कहना कि मदद नहीं की तो हम हारे। तो सवाल ये उठता है कि धूमल फैमिली क्या इतनी काबिल है कि खुद भाजपा ही मानते हैं कि हमें अगर धूमल फैमिली मदद नहीं करेगी तो हम टंग जाएंगे सियासत में। तो अब ये जो आशीष वाला चुनाव हुआ उससे पहले भी यही खप जो थी सियासत में चली हुई है, अभी तक चली हुई है कि हम तो 14,000 वाले पुराने माध्यम पे रहते लेकिन अनुराग ठाकुर ने मारा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये जो बीजेपी की आला लीडरशिप है इसमें बदलाव सही मायनों में अगर देखा जाए तो जरूरी हो चुका है। कार्यकर्ता बेहतर तरीके से समझता है कि ये हालात बने तो क्यों बने, लेकिन बड़े दुख की बात है कि बीजेपी में सिस्टम की बात तो की जाती है लेकिन आम कार्यकर्ता क्यों चीखने पर मजबूर हुआ, जिसने 5-7 साल तक जय श्री राम, मोदी, योगी, इससे आगे कुछ नहीं कहा। आज वो क्यों इतना उद्वेलित हो चुका है, क्यों इतना बौखला चुका है कि उसको सरेआम हर मंच पे बोलना पड़ रहा है। और कई तो ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब हम छाती ठोक कर लिखेंगे और सीधे माथे पर कील फोड़ेंगे कि आपका जी, दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। जी। संजय जी, ये जो एक प्रयास था, ठीक है, बहुत बड़े बहुमत की सरकार थी, उसको गिराने का प्रयास था। आप फिर कहेंगे कि ये अंदर ही कांग्रेस ने ही शुरू कर दिया था, ठीक है, हम आज उन बातों से बचेंगे और आप भी कृपया बचें। और ये जो उपचुनाव थे, उपचुनावों में ठीक है, लोकसभा में आपको स्वीकार कर लिया, मोदी जी को स्वीकार कर लिया, कमल के निशान को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राज्य की बात आई, जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया। आपके जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नकार नकार दिया, आपके जयराम ठाकुर जी को भी नकार दिया, राजीव बिंदल जी को भी नकार दिया और जो सेकंड लाइन लीडरशिप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने मोर्चे संभाल रखे थे, सबको नकार दिया। और अब वर्कर सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हुआ पड़ा है आपका कि इन तीनों को तो वो मतलब ऐसा है कि जैसे दशहरा आता है ना, किसी को रावण समझ रहा है, किसी को मेघनाथ समझ रहा है और किसी को कुंभकर्ण समझ रहा है कि जैसे सब कुछ इनका ही दहन करना है। ऐसी नौबत में वर्कर क्यों आया? जी, संजय। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इनको बधाई देता हूं कि इनको सफलता मिली है, लेकिन कैसे कैसे मिली और किन कारणों से मिली इसकी व्याख्या में हम बाद में जाएंगे। डॉक्टर पथरिया, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और निश्चित तौर पे जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम 68 में से 61 सीट्स जो है वो हम जीते हैं। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम फहराया। अब ये जो उपचुनाव आए, निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं नालागढ़ के अंदर जो है वो हमारा अपनी ही पार्टी के एक प्रत्याशी ने पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा। शायद हमारे प्रयास जो है वो उसको बिठाने में सफल नहीं हो पाए, अदरवाइज आप देखते कि जीत का मार्जिन जो है वो किसका क्या रहता। दूसरी तरफ देहरा में जिस तरह से आपने भी देखा है, उदयवीर जी पत्रकार है, इन्होंने भी देहरा के अंदर का वातावरण इन्होंने देखा है कि किस तरह से जो है वो मुख्यमंत्री ने सरकारी तंत्र का, आप सदुपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, लेकिन पूरा का पूरा सरकारी तंत्र, पूरे प्रदेश का सरकारी तंत्र वहां पे लगाया है। किस तरह से जो है वो महिला मंडलों को पैसा बांटा गया, किस तरह की ये सारी चर्चाएं जो है वो वहां पे पत्रकारों ने देखी भी है, सुनी भी है और शायद कुछ ने लिखने का भी प्रयत्न किया होगा। जहां तक हमीरपुर है, हमीरपुर आप सबसे बड़ी जो घटना है और सबसे बड़ा आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर तो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर
पिछड़ जाते हैं। अपने ही जिला के अंदर जो है वो उनकी अपील को कि मुख्यमंत्री को बचाना है, जिस तरह से पीएम और सीएम का आपने चलाया था वो लोकसभा के, लेकिन वहां पे ये जो है उनका फॉर्मूला जो है वो कामयाब नहीं हो सका और मुख्यमंत्री को अपने जिला के अंदर शिकस्त खानी पड़ी है और ये राजनीतिक तौर पे उनके लिए घातक है। इस चीज को भी जो है वो हमें चर्चा के अंदर अपने नजरिए से देखना चाहिए। निश्चित तौर पे अब सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कमी रही है इसको लेकर के हमारी प्रदेश कार्य समिति है, उसमें भी चर्चा होगी और जिला स्तर पर हम कहाँ अपने अपने जिला में कहाँ क्या कमी रही उसका भी चर्चा करेंगे। और मैं साथ के साथ जिस तरह आपको बधाई देता हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने लगभग 20 दिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो है ये चुनाव घोषित हो गया और लगभग 20-25 दिन जो है वो सब कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां उनको जो जो जिम्मेदारी दी गई उसको निर्वहन करने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीत और हार जो है ये चुनाव का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनकी मेहनत के ऊपर और हमारे नेताओं के परिश्रम के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं किया जा सकता। जहां तक चर्चा है कि कौन क्या किसको हटाएगा, ये सोशल मीडिया की लड़ाई के अंदर निश्चित तौर पे आज अभिव्यक्ति का आजादी है और अभिव्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो कार्यकर्ताओं का या आम जनमानस को मिला है और हर कोई अपनी भावना वहां पे बैठ करके व्यक्त करता है। तो निश्चित तौर पे लेकिन वो कोई रास्ता नहीं होता है, रास्ता जो है वो बैठ करके बातचीत कर करके और उसके बीच से जो मंथन के बीच से जो निकल करके आएगा उसके ऊपर आगे हमने भविष्य की रणनीति किस तरह से करनी है उसके ऊपर निश्चित तौर पे जो है वो हम इसके ऊपर काम करेंगे। और आने वाले जो भी चुनाव हैं, आने वाली विधानसभा जो है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एक बार हिमाचल प्रदेश में बनाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अगला चुनाव जो है वो, क्योंकि उसके कारण भी है, अब मुख्यमंत्री जो है पहले तो इनको बहुमत नहीं था और लगभग 6-8 महीने जो है वो इसी उसमें इन्होंने चुनाव और इसी के बीच में निकल गए हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आपदा की आड़ में छिपे रहे। अब निश्चित तौर पे अब राजनीतिक संकट से भी स्वयं को बाहर समझ रहे हैं और अब निश्चित तौर पे प्रदेश को किस तरह से आर्थिक तौर पे और प्रदेश के विकास को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, जिस तरह से उन्होंने वायदे किए हैं। अब देरा के लोगों को इंतजार रहेगा कि आपने एसपी और एससी के ऑफिस की तो आपने नोटिफिकेशन कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत कहा है कि देहरा को जो है वो जिला बनाना जो है वो उनकी प्राथमिकता में है, तो वो अपनी उस प्राथमिकता को कब पूरा करते हैं। 1500 रुपए जो महिलाओं को मिलने थे उसको आपने 48,000 महिलाओं के ऊपर ला करके छोड़ दिया है, जबकि प्रदेश की महिलाएं जो है वो 22 लाख से अधिक हैं। उसके अलावा 300 यूनिट की जगह आपने कितनी तरह के कट लगा करके आपने पिछली कैबिनेट बैठक के अंदर जो 125 इस विषय पे हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ जो भाजपा का चेहरा खराब हुआ है इस सारे ऑपरेशन, निश्चित तौर पे ऑपरेशन नड्डा कह रहे थे, नहीं सुनिए मेरा प्रश्न सुनिए। देखिए 10 जुलाई को प्रेम कुमार धूमल जी से भी जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी कहा था कि सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक युद्ध चल रहा था, अपने आप गिर सकती थी या बदलाव हो सकते कहीं कुछ हो सकता, लेकिन हमारी पार्टी वालों ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी और उसके जो परिणाम है अब देखने को मिल रहे हैं। धूमल जी ने कहा अभी 10 जुलाई को कहा चुनाव से पहले, ठीक है। उससे पहले जब ये राज्यसभा वाला सीन हुआ और ये हुआ, शांता कुमार जी ने क्या कहा कि दल बदल की राजनीति इस तरह से नहीं होनी चाहिए। बड़े नेता कह रहे हैं, छोटा वर्कर खुलकर लिख रहा है, कहीं ना कहीं एक आक्रोश है आपके वर्कर का, क्योंकि पूछा नहीं जा रहा, नेता को नहीं पूछा जा रहा और सीधे ही 9 एंट्री 68 सीटों में 9 एंट्री बहुत बड़ी बात है। मेजर सर्जरी की जरूरत तो है आपके संगठन को, आपके नेताओं को जो निर्णय ले रहे हैं जो बड़े बड़े, मेजर सर्जरी की जरूरत तो है। डॉक्टर साहब देखिए, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे आदरणीय सम्माननीय नेता हैं और उन्हीं के छाया तले हम जो है, और शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
उनको भी अपने विचार रखने की पूरी जो है वो स्वतंत्रता है, और उनके जो विचार होते हैं वो हमारे लिए निश्चित तौर पे एक शिक्षा होती है, और उस शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कम से कम, मैं अपना कद इतना नहीं समझता कि उनकी टिप्पणी के ऊपर जो है मैं कुछ बोलूं या मैं कुछ, निश्चित तौर पे अगर उन्होंने जो महसूस किया होगा वो निश्चित तौर पे एक सत्य होगा, और उस सत्य की खोज में जो है वो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से जो है, मैंने पहले भी कहा कि अब ये सारे जो विषय हैं, सर्जरी या ये इन शब्दों को ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी संगठन बैठ करके भविष्य की रणनीति तय करने के लिए, और कहां कमियां रही हैं और किस स्तर पे कमी रही है, इन सारी चीजों को जो है इसका मंथन करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और कार्यकर्ताओं का निश्चित, जैसे मैंने कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर हर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अभिव्यक्ति है, विचार की अभिव्यक्ति है। निश्चित तौर पे हर कोई जो है वो, क्योंकि किसी भी बैठक में आने का या किसी का वहां पे तय होता है, जो तय लोग हैं उसी उसमें जो है वो सब शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सत्कार होगा। अगर कार्यकर्ता कुछ कह रहा है तो निश्चित तौर पे पार्टी कार्यकर्ता की बात सुन के, क्योंकि पार्टी का मूल जो है वो कार्यकर्ता ही है, किसी भी पार्टी का। अगर आज कांग्रेस पार्टी, आपकी बैठकें जो होती हैं सजी सजाई बैठकें होती हैं, स्क्रिप्ट लिखी होती है, अब भाजपा में कई सालों से वैसी बैठकें नहीं हो रही। जब आम वर्कर भी मंडल की बैठक में उठ के विधायक को और जो इंचार्ज आते थे प्रदेश अध्यक्ष घेर देता था, अब तो राज्य की बैठक में भी पदाधिकारी मामला नहीं उठा पाता। ये हालत हो चुकी है भाजपा की, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही लोकतंत्र, ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदर का लोकतंत्र खत्म हो रहा है जी। नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है। बिल्कुल पार्टी के भीतर जो है वो पूरा लोकतंत्र पार्टी का जो है, पार्टी के संविधान के दायरे के अनुसार चलती है, और जिस तरह से पार्टी का संविधान जहां जो कहता है उसी के ऊपर काम होता है, और कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का, अपनी विचार की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता पार्टी के भीतर दी गई है। कोई बात नहीं, अभी बैठक होगी, लग जाएगा पता किसने विचार रखे। कौशल जी जुड़े हमारे साथ। कौशल जी, ऑपरेशन लोटस ने कहीं ना कहीं आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो आपके जिले से भी हैं, उनको तो मजबूत कर दिया है पार्टी के अंदर। अब जो एक, क्योंकि वीरभद्र की कांग्रेस होती थी, लेकिन अब सारे लोग उनके दाएं बाएं देखे जाते हैं, लगभग मजबूत हो गए हैं। एक भाजपा ने बड़ी गलती तो की है कि अपने बाहर से, जैसे डूमल साहब ने कहा कि अपने बाहर से ये गिर सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके ये दिक्कतें पैदा की हैं। अब कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि हमीरपुर सीट हारना एक बड़ी बात है, मुख्यमंत्री का अपना जिला है, पहले अपने बड़सर सीट हारी हमीरपुर जिले की और हमीरपुर हारी। अब लोग ये कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री को क्या अपना जिला नहीं मान रहा जी। पहले तो सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इस उत्सव में हिस्सा लिया, उपचुनाव जो थे, चाहे वो 6 पहले हुए वो थे और 3 अब हुए, उनमें हिस्सा लिया, उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो आशीर्वाद मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को दिया है उसके लिए। और देखिए, इन चुनावों ने एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि हिमाचल प्रदेश में षड्यंत्र के माध्यम से, पैसे का इस्तेमाल करके, खरीद फरोख्त की राजनीति करके जो सरकार गिराने का प्रयास है, उसको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक कोशिश को, इस राजनीतिक प्रयास को पूरी तरह से हिमाचल के लोगों ने नकार दिया। लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के भी, नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर हिमाचल प्रदेश में लोगों ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसी के साथ देखिए, हिमाचल के जो मतदाता हैं उनकी खूबसूरती देखिए कि एक तरफ वो लाखों वोटों से लोकसभा का चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, लेकिन उसी समय, उसी चुनाव में, विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनावों में कांग्रेस के पक्ष में खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये परिपक्वता है हिमाचल प्रदेश के मतदाता की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की, कि वो सही और गलत में अंतर करना जानते हैं, और लोगों ने पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की राजनीति को रेखांकित कर दिया है, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके की राजनीति हिमाचल प्रदेश के लोग इस हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहते हैं। जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किया, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गले में उल्टा पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश से संबंधित तमाम नेतृत्व, चाहे वो जयराम ठाकुर हैं, चाहे राजीव बिंदल हैं और जेपी नड्डा, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे सारे प्रकरण में उनकी एक लीडिंग जो रोल है वो इस सारे प्रकरण में उनका रहा है। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल तो मोहरे मात्र हैं। जयराम ठाकुर जी को कुर्सी की लालसा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, सो उन्होंने सोचा सरकार गिरेगी तो नेता प्रतिपक्ष तो हुई, सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ दूंगा। तो ये सारा मिला जुला एक जो गाला माला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ, ये 3 नेता सीधे तौर पर इसके लिए जो जिम्मेदार हैं और इस चीज को हिमाचल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छे तरीके से जान और समझ लिया है। इसी तरीके से आप देखिए, आप भी चर्चा कर रहे हैं, उदयवीर जी ने भी कहा, संजय भाई तो निश्चित तौर पर बचाव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जितना सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुल के भारतीय जनता पार्टी के अपने जो नेता हैं उनके खिलाफ जो है वो अपने जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी ने किया, हर्ष महाजन जैसे व्यक्ति को टिकट दिया, वो राज्यसभा में चले गए। एक दल बदलू को दल बदलू ने चुन लिया, लेकिन हर्ष महाजन एक ऐसी खोपड़ी हैं, एक ऐसी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं जो जहां जाएंगे वहीं धमाल मचाएंगे। इस सारे प्रकरण के पीछे पृष्ठभूमि लिखने का काम हर्ष महाजन ने किया। हर्ष महाजन ने इसमें नड्डा का भी इस्तेमाल किया, हर्ष महाजन ने इसमें जयराम ठाकुर का भी इस्तेमाल किया, हर्ष महाजन ने इसमें अमित शाह का भी इस्तेमाल किया, हर्ष महाजन ने इसमें बिंदल का भी इस्तेमाल किया। जिस तरीके की उनकी बुद्धि है, डिस्ट्रक्टिव नेचर के वो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर राज्यसभा की सीट तो अपने लिए हासिल कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर ऐसी धमा चौकड़ी उन्होंने मचाई है कि आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर विस्फोटक स्थिति में है और पूरी तरह से जो है कई हिस्सों में भाजपा जो है वो बढ़ चुकी है। ये बड़ा किसी भी संगठन के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, जब संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसा हुआ होता तो निश्चित तौर पर शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी तरीके से प्रतिक्रिया देते। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को हमेशा चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वो देती रही है। तो ऐसी पार्टी ने जहां 9 चुनाव हुए, 9 के 9 जो प्रत्याशी थे वो आयातित थे, दूसरी पार्टी से लिए हुए प्रत्याशी थे और जो एस्टैब्लिश लीडरशिप इन चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की थी, जो अभी हाल ही में 12-14 महीने पहले ही इन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़के जो है वो आर पार की लड़ाई जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लड़ी थी, अब उनको हाशिए पे धकेल के उन्हीं को आप लाके भारतीय जनता पार्टी से लड़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां तो उत्पन्न होनी थी और हुई भी हैं। तो कार्यकर्ताओं ने, मैं समझता हूँ कि इस राजनीति को भाजपा के अंदर भी हिमाचल के लोगों ने तो किया ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक चरित्र को पूरी तरह से नकार दिया है। इसी की व्याख्या जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। रही बात हमीरपुर सीट की, डॉक्टर साहब, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। हालांकि पिछला चुनाव इस सीट के ऊपर जो है हम बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे और ये सीट हमारी नहीं थी, कोई हमारे पाले से ये सीट दूसरी तरफ गई है, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है तो हमें उम्मीद थी कि इस सीट को हम जीतेंगे। और लेकिन जहां इस लड़ाई में जिस बिंदु तक हम पहुंचे हैं, उस बिंदु तक पहुंचने में भी मुख्यमंत्री के चेहरे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के अंदर कई तरह की जो हमारा जो चुनाव अभियान था उसको लेकर और दूसरी भी कई तरह की आंतरिक चीजें हैं जो मैं समझता हूँ जिनके ऊपर समीक्षा की जानी है और बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम ये जीता हुआ चुनाव जो है वो हारे हैं, बाकी जीते हैं, ये भी हम जीत सकते थे। तो इसकी समीक्षा करेंगे, जहाँ त्रुटि रही है, गलती हुई है, उसको हम सुधारेंगे। जी, मैं उदयवीर जी से एक सवाल लूंगा। उदयवीर जी, अब बागियों का जो हश्र हुआ है, कांग्रेस के बागी हैं चाहे निर्दलीय हैं, उसके बाद कांग्रेस के भीतर का माहौल आपको लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे वो संगठन है सरकार है, दोनों में ऐसा फेवरेबल बन गया है? जी उदय जी। बिल्कुल, विद द ब्लेसिंग ऑफ बीजेपी ये बन चुका है। मैं नहीं कहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की काबिलियत है या
उनका नया कोई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। यहाँ पर पूरी सियासत के तौर पर जो नालायकी थी वो भाजपा की रही, और अब यही वजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वीरभद्र कैंप जिसका अक्सर जिक्र होता है वो तमाम शरणागत हो चुके हैं, दंडावत हो चुके हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे। और इससे बड़ा क्या होगा डॉक्टर साहब कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वो भी लगातार शांत 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 होते चले जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं डॉक्टर साहब मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, है ना, क्योंकि अब वही चीज आ गई कि अब मैं आपको पहले काउंटर कर देता हूं। आपने कहा कि बीजेपी की कौशल भाई, तो फिर आप लोगों की काबिलियत कहाँ पे थी? अगर वही चीज देखी जाए, देहरा में कांग्रेस के संगठन नाम की चिड़िया नहीं थी कोई, वहां पर आप 10,000 के करीब मतों से जीत जाते हैं। तो सीधा सा फैक्टर नजर आता है कि जो भाजपा की कमजोरी है वो कांग्रेस की ताकत है आज की डेट में। हर तरफ उदाहरण बिखरे हुए हैं इस चीज से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सत्य है कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू आज की डेट में मजबूत हुए हैं, वो एक अप्रत्याशित या फिर बहुत बड़ा हैरानगी वाला एक जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि हर किसी को अब पता लग चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही है, और सुक्खू ने कोई बात नहीं अपने आप को साबित किया, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पर रिस्क लेने थे, यही कांग्रेस के नेता एक दौर में डर रहे थे, उसी दौर में, उसी सबसे ज्यादा हॉट सीट में जो देहरा थी, जहां पर कांग्रेस का कुछ नहीं था, वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भले ही अपनी पत्नी को निकाला, भले ही वहां पर ये फैक्टर भी काम किया है कि सरकार के साथ जाने में फायदा है। तो ऐसे माहौल तो पिछले दिनों भी बने थे जब 6 कांग्रेस के चुनाव हुए थे। तो मसला यहाँ पे ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तुरंत से फैसले लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने के मूड में रहते हैं। और एक इकोनॉमिक्स का रूल भी है, शायद मेरे को इतना पता नहीं, कि मोर रिस्क मोर मनी, तो मोर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो आज तक का इतिहास यही रहा है कांग्रेस के भीतर, जो लोग थे वो रिस्क लेने से डरते थे। बीजेपी का सक्सेस रेट कहाँ पे था? बीजेपी का सक्सेस रेट यही था कि नए नए प्रयोग करते थे। अब वही नए नए प्रयोग सुखविंदर सिंह सुक्खू भी करने शुरू हो गए। तो इन परिस्थितियों में डॉक्टर बीजेपी ने 9 के 9 दल बदलू लड़ाई, ये भी नया प्रयोग ही कही हुई है युद्धवीर जी। चलिए, जो भी था वो हुआ है, इस चीज से, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप देखिए कितने सारे फैसले आ गए जो जिन्हें अगर हम एकदम से एक झटके में देखें तो हमें ये लगेगा कि ये तो यार बहुत जन विरोधी फैसला आ गया। आज का भी मेरे को पता नहीं है, एक सोशल मीडिया पे एक और ट्रेंड चला हुआ कि जो महिलाओं की मुफ्त यात्रा थी उसको भी बंद कर दिया गया, 50% लेस था उसको भी बंद कर दिया गया। तो तालाबंदी का तो चला हुआ है, इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब उस पोजीशन में नहीं रही है कि वो उस तरीके से काउंटर कर सके, क्योंकि बीजेपी हमेशा 1.5 साल से झूठी साबित होती चली आ रही है कि आज सरकार गई, कल सरकार गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बीजेपी का कैडर जो है वो ही अपने नेताओं की बात पर भरोसा नहीं कर रहा है, कि शायद इन्हें एक तरह से झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। तो अब वो भरोसे की बात आ गई, वो भरोसा है कहाँ पे? अब उसी भरोसे के जो एक गैप बना, वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी एक मजबूत जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने जो ऑपरेशन लोटस खेला, कहीं ना कहीं खुद उसमें उलझ कर रह गई। वर्कर की नजर से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गिर गया, और सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी टिप्पणियां कर रहा है कि इस तरह की चीजें जो की हैं वो हिमाचल की जनता ने स्वीकार नहीं की, और भाजपा ने अपने कैडर के अंदर एक बड़ा विवाद कर दिया और इसको तितर बितर कर दिया, और कुछ नेताओं की बलि भी ले ली। कुल मिला के भाजपा के लिए फायदे का सौदा ये चुनाव नहीं रहे, उपचुनाव सारे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सक्षम हो गए। कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर उनका विरोध चल रहा था, विधायक दल में शुरू में विरोध चल रहा था, एक खेमा था, वो खेमा भी जैसा कि उदयवीर जी ने कहा कि टूट गया है, और सब अब सुक्खू के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।